मेरी वाइफ को मुझसे शादी किए पूरे 8 साल हो चुके हैं। मेरे पास तो अपने डॉग का भी फ्रेंड है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। और हम दोनों के कांटेक्ट में रहने का बस एक ही तरीका होता है, वो है लिविंग रूम की टेबल पर छोड़ा हुआ नोट। शादी के इतने साल बाद भी हम हमेशा अपनी अपनी अलग लाइफ जीते हैं। उसका रूम 2nd फ्लोर पर होता है और मेरा 1st फ्लोर पर। हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, ना ही एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। रूम, बैग, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ अलग अलग रहता है, जिस पर शादी के बाद जो कुछ चीजें होनी चाहिए होती हैं, उनमें से कुछ भी नहीं होता है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट ना होता तो मुझे तो यही लगता कि हम दोनों किसी शेयर्ड हाउस में रहने वाले रूममेट्स हैं। हमारी शादी भी इसलिए हुई थी क्योंकि दोनों फैमिलीज अच्छी थीं और घर वालों के बार बार शादी के लिए प्रेशर डालने को हैंडल करना था, जिस पर दोनों फैमिलीज के एल्डर्स ने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया था। मैंने उसे 20 युआन गिफ्ट में दिए थे और उसने भी 20 युआन का डोवरी वापस दिया था, यानी कुल 40 युआन हुए थे। फिर उसकी विश के मुताबिक वो सारा पैसा एक कार्ड में रख दिया गया था और वो कार्ड मेरे पास रहता है। इसके बाद से बस इतना था कि अगर मुझे उससे कुछ कहना होता तो मैं उससे बोल सकता था, और जब तक बात बहुत ज्यादा आउटरेजस ना हो वो हर बात मान लेती है। मेरी वाइफ ऑनलाइन लिटरेचर की मास्टर है। वो अपनी स्टोरीज के कॉपीराइट्स बेचती है और उसकी इनकम भी काफी हाई होती है, जिस पर हमारी टाइमिंग्स भी पूरी तरह अलग रहती हैं। मैं दिन में काम पर जाता हूँ तब वो सोना शुरू करती है, और जब मैं रात को सोने जाता हूँ तब वो उठकर काम करना शुरू करती है, जिस पर पिछले कई सालों में हमने एक दूसरे से 10 वर्ड्स से भी कम बात की है। लेकिन आज पहली बार मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो खुद मेरे सामने नीचे आएगी। यू क्वाइटली आज बहुत अलग तरीके से तैयार होकर नीचे आती है। उसने ऑरेंज लिपस्टिक लगाई होती है, आई शैडो लगाया होता है और उसने एक शॉर्ट स्कर्ट पहनी होती है जो मैंने उसे पहले कभी पहने हुए नहीं देखा था, जिस पर मैं उसे थोड़ा ज्यादा देर तक देखता रहता हूँ। शायद क्योंकि मैं उसे काफी देर तक देख रहा होता हूँ, इसलिए वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, जिस पर वो पहले खुद को देखती है, फिर अपने चारों तरफ घूमकर देखती है और आखिर में सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? जिसके जवाब में मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, नहीं, अच्छा लग रहा है, तुम बाहर जा रही हो? जिस पर यू क्वाइटली धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, मैं डेट पर जा रही हूँ। यह सुनते ही मैं अचानक सिर घुमाकर खांसने लगता हूँ। मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली के दिल में थोड़ी सी प्राइड आती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। वो जल्दी से कहती है कि उसे आदत है, जब वो अपनी लिटिल सिस्टर्स के साथ बाहर जाती है तब वो हैबिट से उसे भी डेट ही कह देती है। फिर वो जल्दी से जोड़ती है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। यह सुनकर मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बेटर होता है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या कहना चाहिए, जिस पर मैं बस पोलाइटली इतना कहता हूँ, ध्यान से जाना। यू क्वाइटली मेरा चेहरा देखती है, फिर थोड़ा सोचती है और अचानक कहती है, वो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर वो फीमेल वर्ड पर खास जोर देती है, जैसे उसे खुद थोड़ा गिल्टी फील हो रहा हो, क्योंकि अगर फीमेल बेस्ट फ्रेंड है तो क्या उसके पास मेल बेस्ट फ्रेंड भी है? शायद यू क्वाइटली सोचती है कि मैं अपने दिल में यही सोच रहा हूँ, जिस पर वो दांत भींचकर फिर कहती है, मेरे पास कोई मेल बेस्ट फ्रेंड नहीं है, मेरे आसपास कोई मेल फ्रेंड भी नहीं है। लेकिन ये बोलने के बाद भी उसे और ज्यादा फील होने लगता है, जैसे उसने कोई चीटिंग की हो और फिर पकड़ी गई हो, जिस पर वो अपना सिर थपथपाती है और अपने दिल से इस गिल्ट को निकालने की कोशिश करती है। उसके आसपास कोई आदमी नहीं है, यहाँ तक कि एक भी ऑफिशियल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी उसे ऐसा गिल्टी क्यों फील हो रहा है, जिस पर उसे लगता है कि शायद मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वो खुद को और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहती है। लेकिन जितना वो एक्सप्लेन करती है उतना ही उसे लगता है कि वो बिल्कुल उस इंसान जैसी लग रही है जो चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। फिर वो जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आती है, मेरे सामने खड़ी हो जाती है और बहुत केयरफुली कहती है, लुचाओ, मैं सच में बस अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। जिस पर मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर अचानक पलक झपकते ही उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन क्यों आ गया है जैसे वो दांत भींच रही हो। मैं अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ कि आखिर मैंने इस लड़की को कब ऑफेंड कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो उससे मुश्किल से कुछ वर्ड्स ही बोले थे। लेकिन यू क्वाइटली का टेम्पर सच में बहुत अच्छा नहीं है। मैं साफ महसूस करता हूँ कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सही नहीं है, जिस पर मैं सिर उठाकर पूछता हूँ, तो क्या आज रात मैं तुम्हारे लिए डोर खुला छोड़ दूं? यह सुनकर यू क्वाइटली कुछ नहीं कहती, बस यही उसका आखिरी जवाब होता है। फिर वो और तेज कदमों से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद भी मैं अपने दिल में यही सोचता रहता हूँ कि वो आखिर गुस्सा क्यों हुई। लड़की ने सीधे सीधे नहीं कहा था, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो नाराज है। मैं काफी देर तक सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। मुझे सच में समझ नहीं आता कि एक सेकंड पहले तक कोई इंसान ठीक से बात कर रहा हो और अगले ही सेकंड अचानक बदल जाए, फिर ड्रामा करने लगे। आखिर में मैं बस इसी कंक्लूजन पर पहुंचता हूँ कि लड़कियां बहुत अजीब होती हैं, लेकिन वो गुस्सा थी, जिस पर मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे उसे मनाना चाहिए। फिर मैं खुद ही इस बात को छोड़ देता हूँ, क्योंकि यू क्वाइटली को गुस्सा मैंने नहीं दिलाया था, और अगर मैं उससे और ज्यादा बात करता तो शायद मैं कुछ गलत बोल देता और फिर वो सच में और ज्यादा नाराज हो जाती। जिस पर मैं मेन डोर को बंद करता हूँ,
लेकिन उसके लिए थोड़ा सा गैप छोड़ देता हूँ ताकि यू क्वाइटली वापस आए तो आसानी से अंदर आ सके। इसके बाद मैं उठकर शॉवर लेने चला जाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और फिर अगली सुबह जब मैं जल्दी उठता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ कि डोर बंद है, जिस पर मुझे पता चल जाता है कि यू क्वाइटली रात को वापस आ गई थी। फिर मैं सीढ़ियों की तरफ चलता हूँ और आदत से ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ देखता हूँ। वहाँ हमेशा की तरह पूरी शांति होती है, जिसे देखकर मेरे दिल में फिर वही इल्यूजन आने लगता है जैसे यू क्वाइटली कभी नीचे आई ही नहीं थी और ना ही बाहर गई थी। कल रात बाहर जाने के बाद इस टाइम तक यू क्वाइटली को सोना चाहिए था। मैं उसे डिस्टर्ब करने ऊपर नहीं गया, बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने चला गया। आज भी मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक बाउल नूडल्स और एक एग बनाया। फिर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर धीरे धीरे खाने लगता हूँ। अभी भी वही एक्सपीडिशन के बाद वाला दिन चल रहा था। मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरी शादी हो चुकी है तो ब्रेकफास्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक इंसान के लिए बनाऊं या दो के लिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं दोनों के लिए बना देता हूँ। लेकिन जब मैं ब्रेकफास्ट बनाकर यू क्वाइटली को बुलाने सेकंड फ्लोर पर जाने वाला था तब मैं उसके रूम के अंदर जा ही नहीं पाया। अंदर से दरवाजा बंद था। मैं बाहर खड़े होकर डोर नॉक करता हूँ, लेकिन यू क्वाइटली पता नहीं सच में सो रही थी या फिर फेक कर रही थी। कुल मिलाकर वो उठती नहीं है, जिस पर आखिर में मैं खुद ही 2 बाउल नूडल्स खा लेता हूँ। और सच कहूँ उस दिन मैं बहुत बिजी था, लेकिन फिर भी मैं उसके रूम के अंदर नहीं जा पाया, जिस पर मुझे ऐसा फील होने लगता है जैसे मैं खुद को ही बेवकूफ बना रहा हूँ। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ कि जब तक यू क्वाइटली खुद मुझे ऊपर आने के लिए नहीं कहेगी तब तक मैं सेकंड फ्लोर पर नहीं जाऊंगा। फिर थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज्यादा केयर कर रहा हूँ। आखिर वो सिर्फ एक कोऑपरेटिव रूममेट ही तो है, उसके लिए इतना सैड फील करना भी कोई मतलब नहीं रखता। वैसे भी खाना तो अलग अलग ही खाया जाता है, हमारी लिविंग हैबिट्स भी अलग हैं, तो उसे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर मैं अकेले ही नूडल्स खत्म करता हूँ, बर्तन धोता हूँ और फिर काम पर जाने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। मैंने अपनी एक बुक स्टोर खोली हुई है, उसका नाम भी बहुत सिंपल है, लू चाओ लाइब्रेरी। उसकी मंथली इनकम भी बुरी नहीं है, हर महीने कई लाख तक आ जाते हैं। कम से कम मैं खुद को आराम से सपोर्ट कर सकता हूँ। इसके साथ ही मैंने बुक स्टोर के बगल में एक मिल्क टी शॉप भी खोली हुई है, जिसमें मैंने वैसे ही इन्वेस्टमेंट किया था। ज्यादातर लोग जो बुक स्टोर में आते हैं वो नेक्स्ट डोर जाकर एक कप मिल्क टी भी ले लेते हैं। मिल्क टी शॉप संभालने के लिए अलग आदमी है, इसलिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बस हर दिन आराम से पैसे कलेक्ट करता हूँ। और बुक स्टोर के फ्रंट डेस्क पर मैंने अपने लिए एक रिक्लाइनर भी रखी हुई है। ज्यादातर टाइम मैं उसी चेयर पर लेटा रहता हूँ, मैगजीन पढ़ते हुए। फिर करीब दोपहर के टाइम मैं ऑलमोस्ट सोने ही वाला होता हूँ, तभी बाहर 2 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है। एक लड़की कहती है, यू क्वाइटली, तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी बुक पब्लिश हो गई है? इस बार मैं फाइनली यहाँ आ ही गई। जिस पर मुझे लगता है कि शायद दूसरी लड़की ने यू क्वाइटली को मुक्का मारने जैसा पोज किया होगा, क्योंकि अगले ही सेकंड वो कहती है, यू क्वाइटली, मैं तुम्हें पंच मार दूंगी। ये सुनते ही मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ। यू क्वाइटली का नाम और उसकी आवाज, इसका मतलब बाहर खड़ी लड़की सच में यू क्वाइटली ही है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा यकीन नहीं होता, जिस पर मैं अपना फोन उठाकर टाइम देखता हूँ। यू क्वाइटली सच में दिन के टाइम बाहर आई हुई है। ये देखकर मुझे ऑलमोस्ट शॉक लगता है। मैं तो हमेशा सोचता था कि यू क्वाइटली कोई वैम्पायर है, मतलब वो ऐसी इंसान है जो दिन में बाहर नहीं निकलती। मैं रिलाइनर पर लेटा हुआ था, अगर कोई फ्रंट डेस्क की तरफ ना देखे तो उसे मैं दिखाई भी नहीं देता, जिस पर मैं धीरे से उठकर सीधा बैठ जाता हूँ ताकि बस मेरा सिर दिखे। वहाँ 2 लड़कियां खड़ी थीं, उनमें से एक यू क्वाइटली थी और दूसरी उसके साथ आई हुई लड़की थी जिसे मैं नहीं जानता। उस लड़की का लुक यू क्वाइटली से भी ज्यादा टायर्ड लग रहा था, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो उससे ज्यादा अच्छी लग रही थी। दोनों बिल्कुल अलग अलग टाइप की गर्ल्स थीं। कल मैंने यू क्वाइटली को अच्छे से तैयार होकर देखा था, इसलिए मुझे लगा था कि वो शायद वही टाइप की लड़की है जो मेकअप करने के बाद बहुत प्रिटी लगती है। लेकिन आज जाकर मुझे समझ आता है कि यू क्वाइटली तो वैसे ही यूथ ड्रामा वाली हीरोइन जैसी लगती है, जिस पर यू क्वाइटली बुक स्टोर ओनर को देखने के लिए पलटती है और फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ जाती है, जिसे देखकर मुझे अचानक ऐसा फील होता है जैसे मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा गया हूँ। मैं उसे ऐसे क्यों देख रहा था? मेरी नजर उसे देखकर ऐसी लग रही थी जैसे मैं रात को उसे सीक्रेटली कॉल करता हूँ, जिस पर यू क्वाइटली ऑलमोस्ट रिफ्लेक्स में अपने बगल वाली बेस्ट फ्रेंड की तरफ उंगली कर देती है। फिर उसके होंठ धीरे से हिलते हैं जैसे वो कह रही हो, फीमेल फीमेल, जैसे वो मुझे फिर से बता रही हो कि ये लड़की ही उसकी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मैं सोचता हूँ वो ये सब क्यों कह रही है? क्या वो मुझे किसी से मिलवाना चाहती है? लेकिन यू क्वाइटली इतनी जनरस नहीं हो सकती। अगर वो किसी लड़के के साथ बाहर जाती तो मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम होती, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं किसी और लड़की के साथ होता तो उसे भी प्रॉब्लम होती। और वैसे भी अगर मुझे किसी और लड़की को ढूंढना ही होता तो मैं पहले डिवोर्स ले सकता था, उसके बाद मैं कुछ भी करूं उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर यू क्वाइटली मुझे किसी से मिलवाना भी चाहती तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से तो नहीं मिलवाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे देखती है और कहती है, तुम ऐसे चुपचाप खड़ी होकर क्या कर रही हो? उसकी बेस्ट
फ्रेंड नोटिस करती है कि यू क्वाइटली काफी देर से वहीं खड़ी है और हिल भी नहीं रही, जिस पर वो पीछे मुड़कर उसकी नजर फॉलो करती है और फिर वो देखती है कि यू क्वाइटली लगातार बुक स्टोर ओनर को देख रही है, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो सोचती है यू क्वाइटली आखिर उसे ऐसे क्यों देख रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यू क्वाइटली की तो शादी हो चुकी है, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड पहले मेरी तरफ देखती है फिर यू क्वाइटली की तरफ, और उसे फील होने लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। वैसे बुक स्टोर ओनर का यू क्वाइटली को देखना कोई अजीब बात नहीं है, आखिर यू क्वाइटली इतनी खूबसूरत है तो लोग उसे देखेंगे ही, लेकिन यू क्वाइटली का इस तरह किसी और आदमी को देखना ये डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मन में सोचती है कि उसे यू क्वाइटली को समझाना पड़ेगा, वो उसे ऐसे किसी फायर पिट में नहीं गिरने दे सकती। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड अपना हाथ यू क्वाइटली के सामने हिलाती है जैसे किसी का स्पेल कास्ट इंटरप्ट कर रही हो और कहती है क्या देख रही हो, जिस पर यू क्वाइटली अचानक होश में वापस आती है और अगले ही मोमेंट यू क्वाइटली अपनी जान बचाने की तरह जल्दी से अपनी बेस्ट फ्रेंड के कपड़े खींचती है और कहती है मैं अचानक से बुक स्टोर नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे लिए बाद में ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, फिर वो तुम्हारे घर भेज दूंगी। असल में यू क्वाइटली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस बुक स्टोर में आई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड चाहती थी कि यू क्वाइटली अपनी पब्लिश हुई बुक उसे खुद खरीद कर दे, लेकिन यू क्वाइटली ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बुक स्टोर का ओनर मैं निकलूंगा। वैसे मेरा ओनर होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों इंस्टिंक्टिवली यू क्वाइटली अंदर नहीं जाना चाहती थी। अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से जो बातें कर रही थी पता नहीं मैंने सुना था या नहीं, लेकिन यू क्वाइटली हर चीज के लिए वर्स्ट सिचुएशन सोचती है, जिस पर वो क्वाइटली सोचती है कि शायद मुझे उसकी बुक लिखने वाली बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे उसका सीक्रेट नहीं पता था और यू क्वाइटली चाहती भी नहीं थी कि मुझे पता चले। आखिर ये इतना बड़ा सीक्रेट था जो उसके पेरेंट्स तक को नहीं पता था। यू क्वाइटली को हमेशा लगता था कि सीक्रेट्स रखना बहुत शर्म वाली बात है और जो बुक्स वो लिखती थी उन्हें लेकर तो उसे और भी ज्यादा शर्म आती थी, जिस पर वो तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को खींचकर वापस ले जाना चाहती है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को शायद कुछ समझ नहीं आता। वो उल्टा उसका हाथ पकड़ती है और उसे अंदर खींचते हुए कहती है डर किस बात का है, ये बस एक बुक स्टोर ही तो है, बुक यहीं मिल जाएगी, फिर ऑनलाइन ऑर्डर क्यों करना है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को यू क्वाइटली का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो अपने दिमाग में इसका रीजन कुछ और ही बना लेती है। उसे लगता है कि यू क्वाइटली का ऐसा रिएक्ट करना शायद जेलसी की वजह से है, क्योंकि उसने मुझे देख लिया था, जिस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मन में सोचती है कि अगर किसी लड़की का कोई लवर होता है तो वो ऑब्वियसली जेलस होगी। इसी वजह से वो यू क्वाइटली को ऐसे भागने नहीं देना चाहती थी। बाहर वाली औरत कैसी है इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यू क्वाइटली को ऐसे चुपचाप हारते हुए नहीं देख सकती थी। वैसे बुक स्टोर में जब कोई बुक खरीदने आता है तो उसे किसी सर्विस की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर कस्टमर अंदर आते हैं, अपनी पसंद की बुक ढूंढते हैं, फिर या तो बैठकर पढ़ते हैं या पेमेंट करके चले जाते हैं, और कुछ लोग तो बस बुक स्टोर में एसी में बैठकर फोन चलाते रहते हैं। इसलिए मेरे डेली काम में कस्टमर को सर्व करना शामिल नहीं होता। सिर्फ जब किसी को कोई बुक नहीं मिलती तभी मैं उठकर उसकी मदद करता हूँ, जिस पर जब यू क्वाइटली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अंदर आती है तब भी मैं अपनी जगह से उठता नहीं हूँ, मैं वहीं बैठा रहता हूँ। इस टाइम यू क्वाइटली सच में भाग जाना चाहती थी। वो सोचती है कि शायद उसे आज बाहर आना ही नहीं चाहिए था, नहीं उसे इस बुक स्टोर में एंटर ही नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल वैसे फील कर रही थी जैसे कोई ब्यूटी प्रेसिडेंट वाली विलेन जिसे हीरोइन हर बार हरा देती है, लेकिन आखिर में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की जिद के आगे हार जाती है। थोड़ी देर बाद यू क्वाइटली 2 बुक्स हाथ में लेकर मेरे सामने पेमेंट करने आती है। असल में वो बुक्स उसकी बेस्ट फ्रेंड के लिए थी, इसलिए ऑब्वियसली पेमेंट भी यू क्वाइटली ही करती, लेकिन जब यू क्वाइटली उन बुक्स को लेकर मेरे सामने आती है तब मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा बदल जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन दोनों बुक्स को देखकर मुझे कुछ अजीब फील होता है। मैं इस बुक स्टोर का ओनर हूँ, यहाँ रखी हुई हर बुक मैंने खुद रखी है, इसलिए सिर्फ कवर देखकर ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि वो कैसी बुक होगी, और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। यू क्वाइटली बहुत शर्माते हुए वो बुक्स मुझे देती है, जिस पर मैं कैजुअली उसकी तरफ देखता हूँ, फिर उन बुक्स के टाइटल पर नजर डालता हूँ। एक का नाम होता है डोमिनियरिंग प्रेसिडेंट्स कंटेम्प्ट फॉर द कोऑपरेटिव वाइफ और दूसरी का नाम होता है माय जेंटल हग जून। ये देखकर मैं अपने दिल में क्वाइटली हंस देता हूँ। मुझे अचानक लगता है कि यू क्वाइटली सच में बहुत इंटरेस्टिंग लड़की है। ये वही यू क्वाइटली है जो हमेशा बहुत सीरियस और डीप दिखती है, लेकिन वो सीक्रेटली ऐसी बुक्स लिखती है। अब मुझे समझ आता है कि वो अपनी बुक्स के बारे में किसी को क्यों नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उनके टाइटल्स सच में थोड़े एम्बैरेसिंग थे, जिस पर यू क्वाइटली नंब होकर खड़ी रहती है। उसे लगता है कि उसका बॉडी और सोल दोनों अनकंफर्टेबल हो गए हैं। वो मन में सोचती है दुनिया में मेरे जैसा इंसान कैसे हो सकता है। मैं भले ही सीरियस फेस बनाकर बुक देख रहा हूँ, लेकिन यू क्वाइटली को लगता है कि जब मैं उन टाइटल्स को पढ़ता हूँ तब मेरे माउथ के कॉर्नर पर एक वियर्ड सा स्माइल आ जाता है, जैसे मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। लेकिन मैं उतना बोल्ड नहीं था जितनी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उन बुक्स के टाइटल देखे वो पीछे खड़ी होकर क्वाइटली हंसने लगती है, जिस पर यू क्वाइटली के सिर पर ब्लैक लाइंस आ जाती हैं। उसे लगता है कि उसके आगे भी भेड़िया खड़ा है और पीछे भी टाइगर, और हम दोनों मिलकर उसे बली कर रहे हैं। फिर उसकी बेस्ट फ्रेंड आगे आती है और उसके शोल्डर पर हाथ मारते हुए कहती है, यू क्वाइटली डर किस बात का है,
इस बुक के टाइटल में ऐसा क्या गलत है? हाँ, थोड़ा अगली है, थोड़ा नहीं, काफी अगली है, लेकिन तुम इससे इतना पैसा कमाती हो। वो अभी भी उसे टीज कर रही थी, लेकिन यू क्वाइटली को बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस टाइटल में अगली क्या है। उसे तो ये टाइटल्स बहुत अच्छे लगते थे, जिस पर वो शर्म और गुस्से से भर जाती है। आखिर में वो दांत भींच कर मुझे देखती है और कहती है,